हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीराम आईएएस। आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। शुरू करते हैं आज का सेशन जिसमें विल डिस्कस दीज आर्टिकल्स। ब्रिक्स जर्नी के बारे में बात करेंगे, हिंदू में एडिटोरियल है, इन डिटेल देखेंगे और पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। जो क्रक्स है इसका वो हम कवर करेंगे। ब्रिक्स के बारे में ऑलरेडी इन डिटेल मैं चर्चा कर चुकी हूँ। इस बार के ब्रिक्स समिट में क्या हुआ, कैसे ये बाकी सबसे अलग है, इंडिया का क्या इसमें इंटरेस्ट रहता है, वो सारी डिस्कशन ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है, राइट। तो आज का एडिटोरियल में अगर कोई और पॉइंट्स हैं तो आप उसको नोट कर लेना, जहां आपने पहले ब्रिक्स के बारे में नोट किया है जब मैंने डिस्कस किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है। आई वुड से ओवर रूल्ड द जजमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है। ये आपके जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करता है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ब्रांड क्या है? पेपर 3 एग्रीकल्चर डोमेन। ब्लैक फुटेड फेरेट स्पीशीज इन न्यूज। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क करो। कैसे करनी है? बाय लाइकिंग दिस लेक्चर। कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स ऑल्सो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दो। यू कैन ट्रस्ट द कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड विद यू, as Sriram's IAS is serving the nation since 1985. शुरू करें। ब्रिक्स जर्नी, gaining heft while in transition। ब्रिक्स के बारे में मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ सबको पता होगा। जिन्हें नहीं पता है, ग्रुपिंग है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा अभी रिसेंटली और भी कंट्रीज ऐड हुई हैं। बट शुरू में जब ये ग्रुप बना तो ऐसे ही इन्वॉल्व हुआ। क्रिएशन 2009 में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ग्रुपिंग आई। मकसद टू गिव emerging economies a bigger voice in the global matters, राइट। ये इसका एम है। हाल ही जब मैंने ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, क्यों किया? क्योंकि ब्रिक्स की समिट हुई थी रशिया के कजान सिटी के अंदर, जहां पर उन्होंने हाईलाइट किया कि वी नीड टू कम टुगेदर फॉर ग्रोथ एंड रिजिलियंस की बात करी। कोविड-19 को लेके जो चैलेंजेस आए थे उसके बावजूद कैसे यू हैव कम आउट ऑफ इट। इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैश, और सबसे इंपॉर्टेंट समिट इसीलिए थी क्योंकि इस समिट के बाद देयर वाज अ बायलैटरल समिट विद इंडिया एंड चाइना। 5 साल के बाद ऐसा हुआ है, दोनों देश आपस में आए हैं और उन्होंने बोला है कि हाँ, बॉर्डर डिस्प्यूट सब मिल के पीसफुली रिजॉल्व करते हैं, राइट। रशिया के लिए ये बहुत बड़ी पॉइंट था कि जहां पर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखा सकते हो कि हम सब साथ हैं, हम साथ हैं। हालांकि हम साथ हैं में अंदर जितनी मर्जी लड़ाइयाँ और ही होती हैं एक दूसरे के साथ, डिस्कशंस होती हैं तो आप एग्रीमेंट्स पे नहीं पहुंच पाते हो। वो होता है ना, एक ऐसी फैमिली जब कभी चाचा या मम्मी चाची की नहीं बन रही होती तो वो मैटर है। लेकिन फिर भी ये जो समिट है, जो ग्रुपिंग है, इसका मेन गोल ही यही है, यू आर क्रिएटिंग। क्या आप एक नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड बना रहे हो? आर यू क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जहां पर यू आर एम्फेसाइजिंग कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब टाइम आ गया है कि वी वांट मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर द अदर कंट्रीज ऑल्सो। हालांकि वहां पर प्रोग्रेस स्लो है। क्यों? क्योंकि चाइना रिलक्टेंट फील करता है टू गिव दैट सपोर्ट फॉर द फर्दर चेंजेस। ब्रिक्स कंट्रीज एम्फेसाइज करती हैं द प्रिंसिपल्स लाइक रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, कोऑपरेशन। 3 एरियाज पे उनका मेन फोकस रहता है। कौन कौन सी? पॉलिटिकल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज और पीपल टू पीपल कनेक्शन, ठीक है। अब जो 5 जो नई कंट्रीज हैं जिन्होंने, अच्छा आप बताना कितनी कंट्रीज हैं जिन्होंने अब ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, राइट। साथ ही साथ ये जो रीसेंट ब्रिक्स समिट हुई, इन्होंने 3 एरियाज पे फोकस किया। पहला एरिया पीस एंड सिक्योरिटी का। फर्स्ट एरिया, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, पहला पीस एंड सिक्योरिटी डोमेन।
जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया के अंदर. सो दे एक्सप्रेस्ड अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल्स एक्शंस ऑल्सो, एंड एक सीज फायर हो जाना चाहिए, द रिलीज ऑफ होस्टेजेस, द क्रिएशन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट. यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट वाज आल्सो ब्रीफली एड्रेस्ड ऑल्सो, राइट, कि लेट्स हैव पीस टॉक्स. फिर मुद्दा रहा इकोनॉमिक कॉपरेशन का. लेट्स एक्सप्लोर फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स, यूज ऑफ लोकल करेंसी इन ट्रांजेक्शन बिटवीन द ब्रिक्स कंट्रीज, जिससे ट्रेड आसान हो जाए. यू विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन द यूएस डॉलर ऑल्सो, राइट. बातें हुई टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट. फिर जो एक पॉइंट रहा था पीपल टू पीपल कनेक्शन, कॉपरेशन बढ़ाते हैं इन एरियाज लाइक स्पोर्ट्स, कल्चर, सिविल सोसाइटी, बिजनेसेस, कि हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग हो बिटवीन द पीपल अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज, राइट. अगर मैं इंडिया के तरीके से देखूं, इंडिया के लिए ब्रिक्स इट इज वन ऑफ द 6 की इंटरनेशनल ग्रुप्स इट वैल्यूज. देखो 6 मतलब एक है G20, एक है क्वाड, बिम्स्टेक 3 हो गई, SCO 4, G7 5, और एक ये ब्रिक्स 6. ठीक है. ब्रिक्स के थ्रू इंडिया प्रमोट करता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड. आपके आंसर राइटिंग के अंदर जो बता रही हूं ना, ये कीवर्ड्स हैं. आंसर में कीवर्ड ज्यादा झलकना चाहिए, तो ये आपके आंसर्स में वर्ड्स होने चाहिए. मल्टीपोलर वर्ल्ड, पीपल टू पीपल कनेक्शन, पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कल्चरल टाइज, दीज आर द कीवर्ड्स. कहानी नहीं लिखनी होती है आंसर में, ये बातें समझने की है. और जो मैं आपको ये पॉइंट्स देती हूँ, जो बोलती हूँ, ये आपके की नोट्स हैं. तो इंडिया फोकस करता है टू प्रमोट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां पर अब पावर किसी एक देश के हाथ में नहीं रही है. पावर इज बैलेंस्ड नाउ बिटवीन द कंट्रीज, सेवरल कंट्रीज. एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इंडिया का गोल है, राइट. ये पुशिंग इंटरेस्ट फॉर द ग्लोबल साउथ ऑल्सो, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस जो हैं अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, उनको एक आवाज मिलती है जब एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं. मैंने बताया ये वाली ब्रिक्स समिट इंपॉर्टेंट क्यों थी. एक स्टार मार्क है इसमें, इंडिया चाइना. हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट पहली बार 5 सालों में उन्होंने मीटिंग रखी. दे अग्रीड ऑन द न्यू अरेंजमेंट्स, कैसे यू विल मैनेज योर बॉर्डर एरियाज. इट वॉज अ पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स इंप्रूविंग इंडिया चाइना रिलेशंस. अगर टाइज इंप्रूव होते हैं, ऑब्वियसली इट विल गिव इंडिया मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग विद इट्स वेस्टर्न पार्टनर्स ऑल्सो. इंडिया is focusing on making this BRICS a strong platform for international cooperation. पहले इंडिया वॉज कॉशियस कि न्यू मेंबर्स ऐड कर रहे हैं हम ब्रिक्स में. अब वी सी इट एज अ केयरफुल एक्सपेंशन, एंड दिस एक्सपेंशन कैन मेक ब्रिक्स मोर पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल, राइट. तो इंडिया की एक यूनिक पोजीशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, एज वेल एज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ. तो वो इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होल्ड करता है ऑन द ग्लोबल स्टेज. ठीक है जी. सो दिस वॉज द होल टॉपिक ऑफ डिस्कशन. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट आर्टिकल, अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. जिससे पहले मैं बता देती हूँ, किसी को पॉलिटी में डाउट आ रहा है तो आप यू कैन रेफर दीज सेशंस. अब जैसे मैं पॉलिटी की बात करती हूँ, पॉलिटी में करंट अभी मैं बात करूंगी आपके साथ माइनॉरिटी स्टेटस की, जब बात करेंगे एएमयू की, वो कनेक्ट होता है विद योर फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो. क्या फंडामेंटल राइट्स पता है? क्या पता है कि आर्टिकल 30 क्या कहता है? सारे क्लॉजेस पता है? तो उसको लिंक करना है. और वहां पर अगर कोई डाउट आता है तो आपके पास पॉलिटी के लिए स्टैटिक कोर्स पार्ट भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू कैन रेफर. देयर आर अदर सेशंस आल्सो दैट आर गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल गेट द डिटेलिंग ऑफ एवरी सेशन एंड व्हेन इट गेट्स पब्लिश्ड, तो सब कुछ आपको मिल जाता है. आर्टिकल क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक बार ये आर्टिकल पूरा समझा दे रही हूँ, उसके बाद समराइज फॉर्म में रिपीट भी कर दूंगी, 2 मिनट लगेंगे बट समझ आ जाएगा. पूरा कंक्लूड भी कर दूंगी, पर एक बार पहले अच्छे से सुन लो, ठीक है. फिर जब दोबारा रिपीट करूंगी तो चाहे लिख भी लेना, पहले सुन लो.
तीन चार बातें इसमें हैं, 3 पॉइंट्स जो आपके की नोट्स, की वर्ड्स में बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है रिगार्डिंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 4-3 की मेजॉरिटी रूलिंग थी, 7 जजेस का बेंच था, 4 की मेजॉरिटी से आया है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय अ माइनॉरिटी कम्युनिटी वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देखो, जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने, जिन्होंने who led this judgment, he explained that if a minority community establishes an institution, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर रही है टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी, एजुकेशनल आइडेंटिटी, अभी हमने कुछ दिन पहले, कल परसों ही यूपी मदरसा एक्ट के बारे में भी बात करी थी, राइट? तो if a minority community establishes an institution to protect its cultural identity, educational identity, it should be considered a minority institution. It is up to the community to prove that their purpose in establishing that institution is to preserve their cultural identity. देखो, मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ पहले। जब आप इसका बैकग्राउंड समझ जाओगे ना तो आपको बातें समझ आ जाएंगी। क्या हुआ था 1967 में, पीछे चलते हैं, 1967 की बात है, जब ये इशू शुरू हुआ तभी वो बोल रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्स दिस वर्डिक्ट। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस पे रूलिंग दी थी that was related to this university's founding law. Right? So the Muslim community argued that time कि ये जो changes हैं they are taking away their right to manage their university, जो कि सेटअप करी उन्होंने अपने एजुकेशनल नीड्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी बट रादर बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1920 के एक्ट से ये बनी है। बिकॉज ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, 1967 की बात कर रही हूं, कि AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है और उसको उसी के चलते स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर देखो 1951 से 1967 की 65 की जब मैं बात करती हूँ, इस टाइम पे ना यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बहुत चेंज हुआ था। नॉन मुस्लिम्स वर अलाउड टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी कोर्ट, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर। 1967 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर बढ़ा दी गई, राइट? सो इट वॉज सीन एज अ मूव दैट इज अवे फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटीज कंट्रोल। 1981 में अमेंडमेंट आई इन रिस्पॉन्स टू दिस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो 1967 में आई। 1981 में अमेंडमेंट सरकार ने एक पास करी, AMU एक्ट 1981 की। लिख के चलो ये पॉइंट्स, saying that university was established by the Muslim community to promote their culture and education, to restore the AMU's minority status. 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया इस अमेंडमेंट को कि AMU का जो 50% रिजर्वेशन है फॉर मुस्लिम दैट गॉट कैंसल, कि ये 1967 की रूलिंग का उन्होंने उसको पॉइंट किया कि दैट AMU एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जब कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होता है उसको स्पेशल जो राइट्स मिलते हैं वो आर्टिकल 30 आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत बात हो रही है। अब 7 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की, उनके सामने ये इशू आया 2019 में। Supreme Court was asked to decide if it should overturn this 1967 ruling. That was Aziz Basha case. ये केस का नाम याद में रख लेना, यहां लिख देती हूं। ठीक है, ये अब जो जजमेंट, अब यहां तक समझ आ गया बैकग्राउंड क्या है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है वो जजमेंट यही कहती है, दे हैव ओवर रूल्ड देयर 1967 रूलिंग।
earlier decision had declared कि ये AMU being a central university, it could not be considered a minority institution according to 1967 ruling, right? ये recent Supreme Court का जो decision है, it sends back that case to the smaller bench for further examination and they reviewed that, और अब चीजें बदली हैं. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये एम्फेसाइज कर रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस जो है ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट डज नॉट डिसअपियर जस्ट बिकॉज की एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी होल्ड नहीं कर रही सिर्फ इस वजह से आप बोलो कि वो उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये गलत है. द कोर्ट सेड एज लॉन्ग एज द इंस्टीट्यूशन वॉज ओरिजिनली सेटअप, क्यों बना? फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी, so it will retain its minority character. CJI ने कहा कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 वो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व कर रहा है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सेटिंग अप द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इन कम्युनिटीज को दे आर प्रोवाइडेड दैट राइट, द ऑटोनॉमी when it comes to managing the institutions. हालांकि state governments can regulate these institutions, but उनकी जो regulations हैं, they should not interfere with the minority community's right also to manage the institution, right? ये ruling बहुत important है क्योंकि it is protecting the right of minorities to establish the educational institution. Ensure करना that they have the freedom to run these institutions that preserve their cultural identity, that preserve their educational identity. समझ आ गया, right? तो आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं है. 1967 की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसको अब ओवर रूल किया है कि अगर आपके मतलब 1950 से 1960 में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए हैं, उस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो मेंबर्स हैं वो माइनॉरिटी मेंबर्स नहीं हैं, फिर भी उसका जो पर्पस है वो तो वही था ना, टू सर्व द माइनॉरिटी कम्युनिटी. तो पर्पस इज गेटिंग सॉल्व्ड, राइट? There was AMU Amendment Act that was passed by the Parliament, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस प्रोविजन को इनवैलिड करार कर दिया था. और फिर 2019 में AMU का माइनॉरिटी स्टेटस पे जो सवाल उठता है, दैट वाज सेंट टू सुप्रीम कोर्ट बेंच इन 2019. और अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो ये डिसीजन है, ठीक है? सो दैट वाज दी होल आर्टिकल. बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना. मिलेट के ऊपर जो ब्रान है दैट इज द आउटर लेयर. वो कहते हैं अगर आप इसको रखते हो ना, सो इट इम्प्रूव्स द हेल्थ बेनिफिट्स. उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, राइट? सो दैट इज द स्टडी दैट हैव शोन दिस. A recent study highlights that keeping bran on the millet improves the health benefits. It should be promoted in the Indian diets to improve the diet quality. Bran बाहर की कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, चावल सीरियल ग्रेन्स के ऊपर होती है, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कर्नल. क्या होता है, प्रोसेसिंग के दौरान इसको हटा दिया जाता है. तो यहां वो बात कर रहे हैं कि इसको हटाना से कितना, मतलब इट इज रिच इन फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. जब ग्रेन्स आर प्रोसेस्ड इनटू द फ्लोर ना, ये ब्रान को रिमूव कर दिया जाता है टू मेक द फ्लोर स्मूदर. लेकिन इसमें बहुत डाइटरी फाइबर है, बायो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, नेचुरल कंपाउंड्स हैं, फिनोलिक्स, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं. डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड शुगर में, कोलेस्ट्रॉल कम करता है. तो जब आप मिलेट से ब्रान रिमूव कर देते हो तो इट लॉसेस दैट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, फाइबर, फैट, मिनरल्स, जो हेल्थ बेनिफिट्स भी कम कर देता है. फिर ये हटा देते हो तो इट मेक्स इट हायर इन कार्बोहाइड्रेट्स.
ग्लाइसेमिक लोड, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है फिर। सो इट इज़ बेटर चॉइस फॉर हेल्दी डाइट्स, स्पेशली इन इंडिया। ओवरऑल डाइट क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये है ब्रांड के बारे में, ये मैंने बता ही दिया। ठीक है, इट शुड बी प्रमोटेड, डाइट क्वालिटी इंप्रूव होती है। एंड डी ब्रांड मिलेट्स जो होंगे उसके अंदर शुगर लेवल एकदम से फिर बढ़ता है आपका, ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। मिलेट्स क्या है? स्मॉल सीडेड ग्रेन्स जो फूड फीड, एनिमल फीड के लिए ग्रो करे जाते हैं। हार्ड क्रॉप्स हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में थ्राइव कर देते हैं। दे आर पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, राइट। अनलाइक व्हीट जिसमें ग्लूटेन है, मिलेट्स आर ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन सबको पता है, अब प्रोटीन है दैट कैन कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज फॉर सम पीपल। मिलेट्स कैल्शियम में बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, आयरन में, फॉस्फोरस में, पोटेशियम में। दे ऑल्सो कंटेन्स फाइटोकेमिकल्स, फिनोलिक कंपाउंड्स। न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं, कैंसर रिस्क कम होता है, हार्ट डिसीजेज से प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सो काफ़ी अच्छी बातें हैं इनकी। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं ऐसे एक एक लाइन पढ़ूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, समझ आ जानी चाहिए बात। इसके बारे में बात करते हैं। ये भाई साहब हैज़ प्रोड्यूस 2 हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स। ऑब्वियसली जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है उनकी, इट विल हेल्प इन बिल्डिंग दैट, इन देयर रिकवरिंग देयर पॉपुलेशन। एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए थे। ब्लैक फुटेड फेरेट नाम है, ब्लैक फुटेड फेरेट। विजल फैमिली से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ अमेरिका के नेटिव हैं, अलर्ट क्यूरियस मैमल्स हैं ये। ठीक है, शार्प सेंसेस हैं ऑफ स्मेलिंग, साइट, हियरिंग। कनाडा, नॉर्दर्न मेक्सिको वहां पाए जाते हैं। ओपन एरियाज प्रेफर करते हैं, प्रेरीज, रोलिंग हिल्स, जेंटली रोलिंग हिल्स, और वहां वो अंडरग्राउंड बरोज में रहते हैं। दे हंट फॉर फूड, दे हाइड देयर, दे रेस्ट देयर। रात में एक्टिव होते हैं। सर्दियों के टाइम वही दे स्टे इन बरोज फॉर डेज ऑल्सो। कार्निवोरस है, तो इनका जो मेन फूड है दैट इज प्रेरी डॉग्स। दे ईट अदर एनिमल्स ऑल्सो लाइक माइस एंड स्क्विरल्स, राइट। हैबिटेट बता दिया, कहाँ रहते हैं वो भी बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दिया। नॉक्टर्नल है, रात में एक्टिव होते हैं, कार्निवोरस है। रिप्रोडक्शन के अंदर दे आर नोन एज डीलेड फॉर इम्प्लांटेशन, जहाँ पर एक फर्टिलाइज्ड एग पॉजेज डेवलपमेंट जब तक कंडीशंस राइट नहीं होती फॉर प्रेगनेंसी एंड बर्थ, ताकि द यंग्स आर बोर्न एट अ फेवरेबल टाइम ऑफ द ईयर। और कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, अपेंडिक्स 1 में है। नेचुरल हैबिटेट इनका खत्म होता जा रहा है, डिसीजेस का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जो कि इनकी पॉपुलेशन का एक मेन रीजन है ऑफ डिक्लाइन। हाल ही डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने ऑर्गेनाइज करी है मीटिंग टू डिस्कस दी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो कि मत्स्य संपद योजना की सब स्कीम है। ठीक है, ये जो किसान समृद्धि सह योजना है, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना सब स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम की। 2024 में फरवरी में आई, 4 साल के लिए है, 26-23 तक चलेगी। पर्पस क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव बताने से पहले फिशिंग और एक्वाकल्चर इंडस्ट्री की बात कर ले। फिशिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर मतलब इसमें बहुत पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड। मिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन फिशिंग फॉर देयर जॉब्स एंड इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट। इंडिया 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। 2022-23 में जो एक्सपोर्ट है ऑफ द मेराइन प्रोडक्ट्स, इट ग्रू बाय 27%। गेटिंग माई पॉइंट? ये जो स्कीम है, इट हेल्प्स द फिशरी सेक्टर बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड था। दिस विल बी डन बाय क्रिएटिंग डिजिटल आइडेंटिटीज फॉर द फिश फार्मर्स,
through a system that will be National Fisheries Digital Platform. फाइनेंस के लिए जिनको दिक्कत आती है तो यू विल गेट बेटर एक्सेस टू द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा. वेदर चेंजेस होते हैं, डिसीजेस आते हैं, देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स जिससे कि रिस्क बना रहता है. तो ये स्कीम इंश्योर करती है, इट एनकरेजेस इंश्योरेंस एडॉप्शन फॉर द फिश फार्मिंग. मतलब फार्मर्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट दीज रिस्क, दे कैन कीप देयर बिजनेस स्टेबल. ठीक है जी. सो आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. दिस वॉज द होल सेशन. We'll meet you in the next one with other articles. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.